सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। सो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, काफ़ी लंबा गैप हो गया है, अप्रॉक्स 10 डेज़। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम 23rd को वापस रीग्रुप करेंगे। तो एक चीज़ मैंने एक कॉमन ट्रेंड नोटिस किया है कि कई लोगों को अभी क्या है कि आप लोग अभी मेंस वाले मोड में चल रहे हो, ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन कर रही हो जैसे कि होना भी चाहिए, विच इज़ द राइट वे टू गो। लेकिन बहुत लोगों को ये है कि कम 1 जनवरी या कम 1 फेब, जो भी आपने पैमाना सेट कर रखा है कि उससे अगर हमें प्रिपरेशन प्रीलिम्स की शुरू होनी करनी है, तो क्या वो सही रहेगा, क्या उतना समय सही है, प्लस हमको जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर्स कितना करना है, कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे करना है। तो आज हम एक शॉर्ट वीडियो रखेंगे, एक स्ट्रेटजी वीडियो के टाइप पे आप समझ सकते हैं इसको। और हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, आज डेप्थ में नहीं जाएंगे। सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट समझेंगे कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इतने दिन में करना है। टाइम टेबल लगभग मतलब 1 जनवरी से पहले मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन आज हम समझेंगे कि प्रीलिम्स का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बार बार आपने देखा कि हम लोगों के प्रीलिम्स जैसे हम मतलब मुझे तो बहुत ही ईजिली प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिससे बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाता है, और क्या कारण है कि पहले कभी प्रीलिम्स मेरा भी नहीं निकलता था, तब मैंने भी एज ए एस्पिरेंट आपकी तरह सब कुछ ही पढ़ा होगा, सारे स्टैटिक के सब कुछ किए, 35-35 विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी लगाई, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। क्या चीज़ काम करती है क्लिक, क्या चीज़ काम नहीं करती, दोनों चीज़ों में फर्क। तो सबसे पहले आते हैं बुक लिस्ट में और क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, दुनिया बातें करंट की करती है लेकिन चलती स्टैटिक पे है एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। मैं बार बार दोहराते जा रहा हूँ, रीटरेट कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। करंट का जो इम्पोर्टेंस है मेंस में, इट इज़ आई थिंक अराउंड 35 to 40%। लेकिन जो प्रीलिम्स में करंट का जो इम्पोर्टेंस है, इट इज़ हार्डली 10 to 15%। मतलब अगर कोई एस्पिरेंट इग्नोर, वैसे तो नहीं करना चाहिए एक सीरियस एस्पिरेंट को, मैं बिल्कुल ही बता रहा हूँ कि किसी की मेरी जैसी कंडीशन है कि उसको जॉब के साथ ही पढ़ना जरूरी है, फुल टाइम नहीं पढ़ सकता, उसकी कंडीशन ही ऐसी है, उस केस में बता रहा हूँ कि जो प्रायोरिटी होती है वो स्टैटिक पे देना है। करंट की सबसे लीस्ट रखनी है एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। एज फार एज मेंस इज कंसर्न, करंट अफेयर्स इज नॉन नेगोशिएबल, करना ही करना है, अच्छे से करना। तो वो बात कभी और होगी, ठीक। आज प्रीलिम्स रिलेटेड सबसे पहला चीज जो सभी लोग कहते होंगे, कुछ अलग नहीं है, हमें करना है क्या, पॉलिटी। और पॉलिटी के लिए सोर्स एक ही, लक्ष्मीकांत। अब हर 1-2 साल में ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन आएंगे जो लक्ष्मीकांत से नहीं बनेंगे, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे, कभी एनसीईआरटी से नहीं बनेंगे, तो इस रात की तो देखो कोई सुबह नहीं, जैसा कि मृणाल सर कहते हैं, इस रात की कोई सुबह नहीं है। उसके पीछे हमें भागना नहीं है, चेज नहीं करना है। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा, तो वो कट ऑफ कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका कट ऑफ नहीं रुकने वाला है। लेकिन पॉलिटी के जो क्वेश्चन अगर लक्ष्मीकांत से आ रहे हैं वो आपसे नहीं हो रहे हैं, तो ये एक सिन है, ठीक है, ये एक गुनाह है, गुनाह अजीम है, ये आपको नहीं कमिट करना है। एक बार सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता प्रीलिम्स के लिए, जो होता है वो सब्सिक्वेंट चैप्टर वाइज में डालूंगा, ठीक है, पॉलिटी का अलग वो अलग। सबसे पहली बात, हमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा करना है, क्या करना है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, और प्लस उसके पीवाईक्यूज के एक एक ईयर वाइज, इसीलिए मैं एनालिसिस डालते जा रहा हूँ, और वो आपको करने हैं। अभी नहीं समय मिल रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको करने हैं। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, अगर आप वो नहीं बताएंगे देखिए कमेंट करके, तो फिर मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना भाई। कम्युनिकेशन तो टू वे होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। तो ये बात तय हो गई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पीवाईक्यू करना भी, एनालिसिस भी, वर्बटम क्वेश्चंस आते हैं और एनालिसिस। सबसे पहले क्या, पॉलिटी स्टैटिक, बस और कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी। देखिए, जब हमने शुरू किया था तो उस समय क्या होता था, मृणाल सर के ही फॉलो करते थे और उससे काम चल जाता था। लेकिन आज के डे एंड एज में, मतलब ये क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने उनसे ही इकोनॉमी सीखी, तो मैं कभी उनको क्रिटिसाइज कर नहीं सकता। लेकिन एज एन एस्पिरेंट देखो, कभी चूज करना पड़ता है। और ये बात सही है कि किसी जमाने में मैं मृणाल सर को फॉलो करता था, उनका कंटेंट 400 पेज का होता था, तब इकोनॉमी के आते भी 25+ क्वेश्चन थे, ठीक है। आज के ज़माने में इकोनॉमी के 18 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, और मृणाल सर का जो कंटेंट है वो 3 गुना बढ़ गया है। आज वो 1300+ कर देते हैं अपने लास्ट के दो, मतलब लास्ट के महीने में जो करंट अफेयर्स करवाते हैं, 250-250, 300-300 मिला के 1300+ पेज पढ़ के 18 नॉट वर्थ इनफ। तो इस साल मैंने विवेक सिंह सर की एक पीडीएफ फॉलो की थी, ठीक है, और काफ़ी मोर देन इनफ है प्रीलिम्स के लिए, इट इज़ सफिशिएंट। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स करना होता है, वही पीटी 365, एंड इट इज़ मोर देन इनफ। और विवेक सिंह की भी पीडीएफ को पूरा नहीं करना होता। अब वो जो एग्जाम्पल उसने दे रखे हैं,
एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार गो थ्रू कर लिया, नहीं भी करना है, अगर किसी ने मृणाल पढ़ रखा है तो वो एग्जाम्पल समझने की जरूरत नहीं, वो कंसेप्ट बस एक बार आपने कर लिया। दूसरी बात, उन्होंने ये भी लिख रखा है ये चैप्टर प्री के लिए, ये मेंस के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो दूसरा सोर्स हमारा तय हो गया, इकोनॉमी का क्या है, विवेक सिंह, ठीक है, हो जाएगा। अगर उसका सोर्स नहीं हो, आप बता देना। जिस दिन 100 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हमारे, और 100 व्यूज से ऊपर अगर डायरेक्टली आए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आप लोग जो है वो बहुत ही सीरियसली फॉलो कर रहे हो, तो मैं सोर्स भी शेयर कर दूंगा, तो आपको वो भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्यों एक समय था कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे डिस्प्रपोर्शनेट फोकस था प्रीलिम्स के लिए, लेकिन अब समय बदल गया है। जब से इंडियन रेलवे सर्विस देखो यूपीएससी में ऐड हुई है, तब से ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंस है वो रिवाइव हो गया है, बढ़ गया है। तो थर्ड इंपॉर्टेंस आपको देनी है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 11th की प्रीलिम्स वो पढ़ लेनी है, ठीक है। 11th की दोनों एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th की एक बार ऊपर से देख लेना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन एक बार ऊपर से देख लेना। कभी कदार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसका मेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप वहाँ को कोट कर सकते हो, तो छोड़ना तो कुछ नहीं है, अभी शुरू में फर्स्ट रीडिंग मारनी है। बट मैं फिर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। 11th की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90%, है ना। तो फिर ज्योग्राफी का भी क्लियर हो गया। ज्योग्राफी पे क्या करना है, इस तरीके से करना है कि एनसीईआरटी हमारा क्लियर हो गया, 11th ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और 12th के चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, ऊपर से ओवरव्यू लेना है, ठीक है, कि बस हमें पता हो कि नॉलेज क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से रटना नहीं। दूसरी बात, मेरी प्रिपरेशन में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जो हमारी जीसी लियोंग बुक होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन वो पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसमें कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो अगर आप पढ़ लोगे ना, तो इतना ब्यूटीफुली डेप्थ में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। प्लस उसमें कुछ टॉपिक्स के डायग्राम भी दिए हैं, और ज्योग्राफी मेंस के लिए एक नॉन निगोशिएबल चीज़ है, 100+ मार्क्स की ज्योग्राफी आती है। तो अगर आप जीसी लियोंग से कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे, इतना लूसिडली, इतनी अच्छी लैंग्वेज में उसने डिस्क्राइब की है, और प्लस डायग्राम किए, और ज्योग्राफी बिना डायग्राम के अच्छे मार्क्स आपको जीएस 1 में नहीं देगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी और प्लस जीसी लियोंग के सिलेक्टेड चैप्टर जो मैं बता दूंगा, उतना आप कर लोगे, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। जीसी लियोंग नहीं है, प्री निकालने वाले, मेंस निकालने वाले खाली एनसीईआरटी से भी कर लेते हैं। कर लोगे तो एक एड ऑन एडवांटेज होगा, जीएस 1 में बच्चों के 108 से ऊपर नहीं जाते हैं, टॉपर्स के भी, तो उतना आप कर लोगे तो आप बिल्कुल 100+ की रेंज में चले जाओगे। उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, प्री में नहीं हो पाता कोई बात नहीं। तो ज्योग्राफी का भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट के लिए देखिए, सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है, मैं शंकर वाला पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे पीएमएफ आईएएस अपना खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो लैंग्वेज बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, चीज़ें एक बार में समझ में आ जाती हैं, बीच बीच में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसने डाल रखे हैं, और सब कुछ ही इतना अच्छे से अरेंज है, प्लस वो करंट के डेटा भी टाइम पे दे देते हैं। मेरे ख्याल से पीएमएफ आईएएस करने से एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्प, सब कुछ डेवलप हो जाती है। एंड अगेन, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इतने ज़्यादा एक एक सिमिलर थीम और पैटर्न के होते हैं ना, कि एक बार आपने पीवाईक्यू कर लिया, अगर आप लोगों ने देखो सपोर्ट किया, तो मैं फिर सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा पीवाईक्यू को डिकोड करना, कि भाई एनवायरनमेंट के इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस थीम के बनते हैं, और ये उसमें ट्रिक लगती है। लेकिन वही बात है, सब चीज़ें टू वे होता है, कि अगर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो भाई उस हिसाब से कर देंगे, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग, एनवायरनमेंट का अलग। तो वही बात है, आपकी डिमांड के बेसिस पे ही चलेगा सब कुछ, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे होता है। तो हमने ये सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए। इसके अलावा साइंस एंड टेक पे आते हैं। साइंस एंड टेक पर क्या है भाई, कि बायोलॉजी जो होती है उसकी एनसीईआरटी के सिलेक्टेड चैप्टर्स करने होते हैं, ठीक है। 11th और 12th के सिलेक्टेड चैप्टर्स, वो सिलेक्टेड चैप्टर्स मैं बाद में बता दूंगा, सिर्फ बायोलॉजी के। वो चीज़ एनवायरनमेंट में काम देगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देखते हो ना, बहुत ही अतरंगी सतरंगी स्पेशीज पूछ लेते हैं, वो सब बायोलॉजी से ही होता है। इस बार भी वो फिग ट्री और वो सब जो पूछा, तो वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी से उठ के आया था। तो वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। प्लस साइंस एंड टेक में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से मतलब होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। तो साइंस एंड टेक का भी आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा बात रही लूसेंट की, तो लूसेंट की मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। हिस्ट्री मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में लूसेंट को फॉलो किया है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो आउटपुट रेशियो है बहुत अच्छा है बाकी सारी बुकों से, क्योंकि सिंगल बुक है। अब इस बार जो भटकल वाला क्वेश्चन आया था कृष्णदेव राय, वो भी वहीं से उठ के आया था, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आती नहीं। उससे पिछले साल 2023 में जितने क्वेश्चन आ रहे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लूसेंट से सॉल्व हो रहे थे। अब अलग अलग लोग एनसीईआरटी अलग पढ़ते हैं, तमिलनाडु बोर्ड अलग पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ प्री ओरिएंटेड अभी हो कि प्री ही निकालना है, तो लूसेंट बहुत अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो है। हार्डली 100 पेजेस में आपकी एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न सब कुछ ही कवर हो जाएगा, और आपका काम बन जाएगा।
फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो मेंस भी देना है, हमें तो कल्चर भी ये वो, इतना सब भाई पढ़ के नहीं जाया जाता। नितिन सिंघानिया और ये सब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, मैं फिर से बता रहा हूँ। या तो फिर आप साथ में एक और पढ़नी है मन की संतुष्टि के लिए, फोमो में ना रहो, तो आप एक वो किताब होती है, मेरे पास है, तमिलनाडु बोर्ड की ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू तो नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी, बहुत ही अच्छी है। उतने ज़्यादा पेजेस भी नहीं है। मैं, मेरा एक फ्रेंड जिसके लगातार प्रीलिम्स निकलते थे, उसके तो फर्स्ट अटेम्प्ट से ही निकलते थे, बाद में यूपीएससी छोड़ दिया उसने, उड़ीसा का है, ठीक है। तो हम लोगों ने वही फॉलो की है, हार्डली 200 पेजेस की है, कभी बोलोगे तो फिर वो भी शेयर कर दूंगा। बट लूसेंट इज मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स, लेकिन ठीक है, हमें मेंस भी देना है अल्टीमेटली वो। तो एक बार पढ़ लोगे, स्टोरी फॉर्म में समझ लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। लूसेंट और एक ओल्ड एनसीईआरटी होती है तमिलनाडु बोर्ड की, बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हमने सारे सब्जेक्ट के ये सब समझ लिए। अब बात आई करंट अफेयर्स की। देखो, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन जो मैंने मनीष सर से सीखा है, मतलब मनीष सर आप लोग जानते होंगे, ये IR61 रहे, उन्हीं से ही ये जो सब ट्रिक्स व्रिक्स आप देखते हो ना यूट्यूब पे पूरा फैला हुआ है। अब पता नहीं कौन को ड्यू क्रेडिट देना दे, एक तरीके से फादर ऑफ एवरीथिंग वही है, उनसे ही क्लू लेके मैंने भी उस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया हूँ। अभी समझ में आएगा आपको कि भाई उनके पास भी समय नहीं रहता, ही इज एन IAS ऑफिसर, जो कर दिया उन्होंने एक एहसान है, और पितामह मान के आगे बढ़ना है। तो उन्होंने भी अपने समय में कभी करंट छोड़ा नहीं था। हाँ, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम मैं मानता हूँ, मैंने जब जब प्री निकाला मेरे पास समय नहीं था, मैंने करंट अफेयर्स नहीं लगाया। शुरू के अटेम्प्ट में दी थी विजन की टेस्ट सीरीज, पिछले 3 अटेम्प्ट से नहीं दे रहा हूँ, प्री निकल जाता है। लेकिन आपको एज ए सीरियस एस्पिरेंट नहीं देना है, वरना वहाँ फोमो में आओगे अगर पेपर वैसा आया गया ट्रिक। तो करंट अफेयर्स करना है, टेस्ट सीरीज भी करनी है। टेस्ट सीरीज में क्या करना है, एक तो नंबरों को जज नहीं करना है, यूपीएससी के एल्गोरिदम, वही जो मनीष सर करते थे, यूपीएससी के एल्गोरिदम को क्वेश्चंस में लगाना है विजन के। अब उससे जो नंबर आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें विजन IAS की टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं चाहिए, हमें तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में अच्छा चाहिए। तो अगर हम बार बार वो चीज़ डेवलप कर पा रहे हैं कि हैबिट में आ गया कि यूपीएससी के एल्गोरिदम को अप्लाई कर रहे हैं विजन IAS के क्वेश्चन में, एक चीज़। दूसरी सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट जो मनीष सर भी सिखाते थे कि ज़रूरी है, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इसलिए ये विजन IAS की टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, या कोई भी लगानी चाहिए जो भी आपका मानो, मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई विजन में काम तो करता नहीं हूँ मैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो सब लोग करके जाएंगे, तो वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको भी रट गए, इन केस 2 3 4 अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए तो वो आपके छूटेंगे नहीं। तो वो 2 3 4 ही होते हैं, लेकिन भाई ठीक है, इतना करोगे तो वो हो जाएगा। तो हर पेपर में वो लगभग 10 करंट के क्वेश्चन देता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होते हैं करंट अफेयर्स के, जो बिल्कुल ही सिंगल फैक्चुअल होते हैं। 35 आपने क्वेश्चंस पेपर लगाया, तो वो आपके ऑलरेडी 350 करंट अफेयर्स के हो गए, तो भाई 350 में तो फंस ही जाएगा ना, अगर कुछ करंट का आना होगा तो वो भी आपका नहीं छूटेगा। कई बार तो आपको पता है बच्चों के आधे एक नंबर से भी रह जाता है, ठीक है। यूपीएससी में कोई दया नाम की चीज़ नहीं है। तो यूपीएससी के एग्जामिनर की सबसे अच्छी बात ये रहती है, उनके पास सब कुछ है, दया नहीं। मेरे मेंस में भी उन्होंने कहा था कि मेडिकल कंडीशन हो गई, मैंने कुछ रिक्वेस्ट की, सर यहाँ पे मेरी उन्होंने साफ मना कर दी, तो जिसकी वजह से मेरे मतलब GS 1 2 और ऐसे में काफ़ी दिक्कत हो गई थी, बट ठीक है, दैट इज़ ऑल राइट, वो यूपीएससी है ऐसी, ठीक है। तो ये आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट वाइज सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि, और हाँ, प्रायोरिटी भी क्लियर कर दूँ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी पॉलिटी, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी इकोनॉमी, ठीक, थर्ड प्रायोरिटी रहेगी हिस्ट्री, बिल्कुल नहीं, थर्ड प्रायोरिटी रहेगी आपकी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट भी नहीं, क्या, ज्योग्राफी, कंसेप्चुअल, क्योंकि यही 3 चीज आपके मेंस में भी नंबर दिलवाएगी। चौथे नंबर पे आएगा आपका एनवायरनमेंट, पांचवें नंबर पे आएगा आपका हिस्ट्री, छठे नंबर पे आएगा आपका साइंस एंड टेक, ठीक, सातवें नंबर पे आएगा आपका करंट अफेयर्स। इसके बाद मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इससे पहले कि आप पॉलिटी यूपीएससी के PYQ लगा चुके हैं और आप करंट अफेयर्स पे मूव ऑन करें विजन IAS, उससे पहले ज़रूरी है कि आप पिछले 5 साल के, कम से कम पिछले 5 साल के CDS के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, और उसके बाद कम से कम पिछले 2 साल के NDA के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। जब ये हो जाए और समय बच रहा है, तब आप विजन IAS की टेस्ट सीरीज पर जाइए। विजन IAS की टेस्ट सीरीज लगाने का कोई समय नहीं बच रहा है, आप मेरी तरह एस्पिरेंट हैं, ठीक है, वर्किंग एस्पिरेंट है भाई, नहीं समय है तो क्या कर सकते हो, फिर कुछ लोगों की लाइफ होती है, तो फिर आप क्या करो, विजन IAS की सारी टेस्ट सीरीज उठाओ, लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी कर लो, उनको मगअप करना शुरू कर लो और उनको याद कर लो, बस इतना कर लोगे आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम एक एक सब्जेक्ट के डिटेल वाइज देखेंगे कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और इनको हमें करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड प्लान हम देखेंगे, और फिर टाइम टेबल भी मैं जनवरी से पहले शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको बताइएगा। देखिए, अगर कम्युनिकेशन टू वे नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है ना इन चीज़ों का भी, कोई मतलब नहीं भाई, खुद से बात करके भी क्या फायदा जब तक आप बताओगे नहीं कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, थैंक यू, बाय।